दोस्तों नमस्कार। बहुत छोटा सा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर जिस व्यक्ति की नियुक्ति जिसके कहने पर हो रही है, वो व्यक्ति अपनी नियुक्ति के बाद उसी व्यक्ति से कैसे सवाल कर सकता है जिसने उसकी नियुक्ति की है। और इसका जवाब अटॉर्नी जनरल के पास नहीं था। यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात से वाकिफ था, अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार करेगी तो कल अगर सरकार कोई गलत काम करती है, और खास तौर से तब जब प्रधानमंत्री बीजेपी के और सत्ता पक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर पूरा चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के वक्त कोई भी बात का जिक्र करेंगे तो उस पर कोई सवाल चुनाव आयोग कैसे कर पाएगा। क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो सरकार ने की, उस पर भी उस पैनल में प्रधानमंत्री की ही चली, जिन्होंने एक कैबिनेट मिनिस्टर को नियुक्त किया और तीसरे व्यक्ति के तौर पर विपक्ष के नेता थे। तो यही हाल चुनाव आयोग का क्या हो जाना था। राजनीतिक तौर पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस देश में लोकतंत्र और चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग के मद्देनजर इस देश में पारदर्शिता होनी चाहिए, वह सवाल उसके जहन में जब रेंग रहा था, तब क्या वो जानता था कि इस देश के भीतर जब चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग सरकार के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेगा, मुंह पर ताले जड़ लेगा। यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बकायदा चुनाव प्रचार के वक्त ना तो आप धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही किसी पोस्टर या तस्वीर का जिक्र आप कर सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ हो रहा है। चुनाव प्रचार के वक्त आप इस देश की सेना का इस्तेमाल भी चुनाव प्रचार में कर नहीं सकते हैं, लेकिन वह भी हो रहा है। चुनाव प्रचार के वक्त आप ऐसी कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकते हैं जो संवैधानिक तौर पर और इस देश के लोकतंत्र के मद्देनजर वो गैर जरूरी हो, लेकिन वह भी हो रहा है। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर आ चुकी है जहां पर चुनाव तो है लेकिन चुनाव आयोग नहीं है? और यह सवाल धीरे धीरे पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। यानी सवाल तो दिल्ली से ही उठा और दिल्ली के जरिए आज चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक भी दी गई। लेकिन इन परिस्थिति में सीधे पश्चिम बंगाल के भीतर एक नया सवाल वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहकर उठा दिया कि दरअसल इस दौर में जब चुनाव का ऐलान हो जाता है, तब गवर्नेंस पूरे तरीके से चुनाव आयोग के हाथ में होती है। और पश्चिम बंगाल के भीतर इससे पहले ईडी जब आई तो उसने वहां पर पुलिस को जानकारी नहीं दी, और इस बार एनआईए आई, उसने भी कोई पुलिस को जानकारी नहीं दी और रात के 3 बजे उसने उन दरवाजों को खटखटाया जहां पर महिलाओं की मौजूदगी थी। बात इतनी नहीं है, बात उसके आगे की है। क्या वाकई इस देश के भीतर और बाहर एक जेल की व्यवस्था हो गई है? यानी जेल में डाल दिया जाएगा और 4 जून के बाद विपक्ष क्या इस बात को देखने लगा है कि उसे जेल में डाला जा सकता है अगर मौजूदा वक्त में वो नहीं संभला, या इस देश के भीतर चुनाव अगर पारदर्शी नहीं हुए तो? यह सवाल धीरे धीरे खिसकते खिसकते आज दिल्ली के भीतर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गया। कभी भी किसी भी चुनाव के वक्त में, चुनाव प्रचार के वक्त में कोई राजनीतिक दल इस लिहाज से चुनाव के दफ्तर में नहीं पहुंचा कि हम 24 घंटे अब धरना देंगे, इस देश को बताएंगे कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या इस दौर में हो चली है। लेकिन उस धरने को भी एक झटके में दिल्ली पुलिस ने वहां से उठा दिया। 2-3 सवाल आपके जहन में रेंग सकते हैं। चुनाव का मौका है, इस देश के भीतर में किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, कौन सा पुलिस का मुखिया किस जिले में रहेगा, यह सब कुछ चुनाव आयोग को तय करना है। पश्चिम बंगाल में भी जो पुलिस के मुखिया थे उनको हटाकर चुनाव आयोग ने ही बताया कि किसकी नियुक्ति होगी, और इन सब के बावजूद भी पुलिस को कोई जानकारी एनआईए ने नहीं दी। दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर चुनाव के प्रचार के वक्त में कोई सवाल अगर पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ रहा है तो विरोध के 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में जाइए, अपनी शिकायत दे डालिए, और शिकायत पर चुनाव आयोग भरोसा दिलाएगा, ठीक है कार्रवाई होगी। दूसरी परिस्थिति है कि अगर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है
और लगातार अगर इस देश के भीतर में सत्ताधारी राजनीतिक दल निशाने पर निशाने साध रहा है, तब आप क्या करेंगे? जनता के पास जाएंगे कि वोट हमें दे दीजिए, इस दौर में चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, या चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बैठ जाएंगे और बताएंगे कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आज टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और उसके बाद का जो नजारा वहां पर नजर आया, वो चुनाव के मौके पर चुनाव प्रचार के बीच में ऐसी परिस्थिति चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर इससे पहले कभी आपने देखी नहीं होगी। हमारा पैर में विपुल, अरे मेरे को ठेलिए मत। इतना डरपोक मत होइए, छोड़िए मेरे को, डरपोक है, इसीलिए हमारे साथ कैसे इन्होंने उठाया। सर आइए, सर प्लीज आइए, सर आइए प्लीज, सर मानना पड़ेगा सर। सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ठीक है, वो बैठ के सर देखिए, कोई आएगा प्लीज। नो लो यार, ले जाओ, प्लीज डोंट डू, नहीं डोंट डू दिस यार। व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग? तो टीएमसी के ये नेता कार्यकर्ता अपनी बात कहने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 24 घंटे के धरने पर बैठे थे, लेकिन महज 15 से 20 मिनट के भीतर उनको वहां से उठा दिया गया। अब यह सवाल उठा कि चुनाव आयोग अपने तौर पर कैसी पहल करता है। धर्म का आसरा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तस्वीर निकल कर आई उसमें बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल एक वक्त रामायण सीरियल में राम बने थे। उसके बाद उस सीरियल में राम की अपनी तस्वीर को लेकर वह चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। विरोध किया गया, शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन इन सभी चीज के भीतर चुनाव आयोग की कोई पहल नहीं हुई। तो एक तरफ यह तस्वीर है और दूसरी परिस्थिति में अगर आप याद कीजिए तो 2019 में ही बहुत साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा था कि किसी भी हालत में इस देश की सेना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं होना चाहिए। वह भी चुनाव प्रचार में खुलकर हो रहा है। हमें लगता है यह तस्वीर और 2019 में सेना को लेकर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था और उस समय उसने जो विज्ञप्ति जारी की थी, इन दोनों को देख तो लीजिए जरूर। तो चुनाव आयोग की बकायदा ये डायरेक्टिव्स है कि आप किसी भी हालत में धर्म और सेना का इस्तेमाल तो चुनाव प्रचार में बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन वह हो रहा है। सवाल यह भी नहीं है कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बैठे तो बाकी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर शिकायत नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो बकायदा आधे दर्जन शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंची और यह बताने पहुंची कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रैली में किन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इस दौर में कैसे सेना का इस्तेमाल प्रचार के तौर पर हो रहा है, किस तरीके से एक उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर जो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने जो हलफनामा दिया उसमें क्या गलती है। इस दौर में जो प्रचार यूनिवर्सिटी के भीतर हो रहा है उसमें सरकारी खर्चे पर विकसित भारत का प्रचार किया जा रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर जो पोस्टर लगे हैं वो पोस्टर भारत सरकार के हैं, लेकिन उसको चुनाव से जोड़ दिया गया है।
इसके साथ साथ तमाम शिकायतों का जिक्र था, लेकिन बड़ी शिकायत तो इस बात को लेकर भी थी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री बता रहे हैं। और इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि आजादी से पहले की परिस्थिति और बाद की परिस्थिति, मुस्लिम लीग की सोच और कांग्रेस की सोच, इन दो परिस्थितियों को लेकर आप इस देश के भीतर क्या वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री अगर कटघरे में खड़े होंगे तो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा। कांग्रेस के कई नेता पहुंचे आज चुनाव आयोग के दफ्तर। उन्होंने शिकायतों का पुलिंदा दिया जिसमें हर बात का जिक्र था, और इन बातों के बाद जब वो बाहर निकले तो बहुत ही शालीनता से बतला रहे थे कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। यानी एक तस्वीर थी जहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने उठाया और बस में भर दिया और उसके बाद उनको लेकर चली गई। दूसरी तस्वीर थी, आप शालीनता के साथ जाते हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में, बाहर निकलकर मीडिया को बतलाते हैं कि देखिए हमने ये चीजें सौंप दी है। और उसके बाद चुनाव आयोग क्या करता है, क्योंकि चुनाव के ऐलान के बाद यह चौथा मौका है जब कांग्रेस के नेता बहुत ही शालीनता के साथ पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज कराई और वापस लौट आए। कोई क्या कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले सवाल कर ही दिया था कि जो मास्टर हो गया उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति कैसे सवाल खड़ा करेगा अगर उसकी नियुक्ति उस मास्टर ने की है जो खुद इस दौर में गड़बड़ी कर रहा है। हुआ भी यही। लेकिन बाहर निकल के कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। के साथ साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की जहां फोटो लगती है वो तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी। ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के, इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और उनसे विशेष आग्रह किया है कि इसको गंभीरता से वो लें और इस पर जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई तत्काल करें। यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग के दरवाजे पर जो शिकायत गई उसमें केरला स्टोरी को दूरदर्शन पर फिल्म के तौर पर दिखाने का निर्णय चुनाव के वक्त किसने लिया और केरल में इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी शिकायत भी की गई। इसके साथ साथ त्रिपुरा के भीतर जो बैनर और पोस्टर छापने वाले हैं उनके साथ कैसे जोर जबरदस्ती हो रही है यह भी बताया गया। और इसके ठीक समानांतर अगर देखिए तो एक दिन पहले ही जो कैश पकड़ में आया तमिलनाडु के भीतर, वह बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता या नेता के पारिवारिक का हिस्सा है। और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग से यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब चुनाव के वक्त बड़ी तादाद में कैश पकड़ा जाता है और उसके अगर ताल्लुकात पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं तो आप क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने कभी कोई ऐसी कार्रवाई की नहीं कि जो गलत तरीके से चुनाव के वक्त में पैसे की आवाजाही कर रहा हो उसको जेल में डाल दिया गया हो। ऐसी स्थिति आपने सुनी नहीं होगी। जेल में डालने की परिस्थिति इस देश के भीतर नेताओं के तौर पर उभरी है। और ध्यान दीजिए, इस दौर में अगर दो राज्यों के मुख्यमंत्री जेल में हैं तो पहली बार यह भी स्थिति दिल्ली के भीतर बन गई जहां पर अपने नेता को जेल की शिक्षों के पीछे कैद दिखाकर चुनावी राजनीति में कूदने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कर दिया। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के भीतर सार्वजनिक रैली में कहना शुरू कर दिया कि दरअसल समूचे लोकतंत्र को ही जेल में इस दौर में तब्दील किया जा चुका है। तो राजनीतिक तौर पर किसी को आप जेल में डालें या फिर जेल में ना डालकर बाहर रहने वाले शख्स के लिए परिस्थिति जेल वाली ही क्रिएट कर दें तो ऐसे में चुनाव का मतलब क्या बचेगा। राजनीतिक तौर पर चुनाव आयोग को इस पर तुरंत पहल करनी चाहिए, लेकिन वही सवाल, राजनीतिक तौर पर चुनाव आयोग की पहल क्यों होनी चाहिए जब नियुक्ति सरकार ने की है और सरकार को कटघरे में विपक्ष खड़ा कर रहा है। तो फिर मास्टर्स वॉइस जो होगी वह तो बेस्ट आवाज होगी। तो यह शायद स्थिति पहली बार चुनाव के वक्त में गूंज रही है। दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर चुनाव प्रचार का हिस्सा बन गई।
अब वो पंजाब में भी जाएगी और उन तमाम जगहों पर ये फोटो लगातार लगेंगे जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो गोवा भी होगा, वो मध्य प्रदेश भी होगा, वह हरियाणा भी होगा, वो असम भी होगा। ये तमाम सवालों के बीच एक क्षण के लिए ममता बनर्जी ने जो सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर इस दौर में मोदी सरकार चुनाव जीत जाती है तो 4 जून के बाद सभी को जेल में डालने से वह हिचकेगी नहीं। इन बातों का जिक्र चुनावी रैलियों में खुले तौर पर अब हो रहा है। डर और खौफ किसे भी हो, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका यहां कहां है, यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। বলছে তৃণমূলের সব বুথ এজেন্টদের অ্যারেস্ট করো, সব ক্যান্ডিডেটদের অ্যারেস্ট করো। আবার রামনবমী আসছে, একটা চকলেট বোম পড়লেও দেখবেন ওই এনআইএ কে ঢুকিয়ে দেবে। এনআইএ এর কোন অধিকার আছে? এখানকার পুরুলিয়াতেও আমি শুনেছি সব হোটেলে গিয়ে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে কোন পার্টির কে কে থাকছে। তোমার কি এনআইএ এর কাজ? কোন কোন পার্টি কোথায় কোন হোটেলে থাকবে? তো থাকবে কি তোমার মাথায়? ইলেকশনের সময় তো আমরা গভর্নমেন্টের জায়গায় থাকি না, যে হেলিকপ্টারটা নিয়ে প্রোগ্রাম করি সেটাও পার্টির টাকা দিয়ে কিনি, মানে ভাড়া করি। একদিকে এনআইএ আর একদিকে সিবিআই, बीजेपी भाई भाई। ममता बनर्जी दरअसल जिक्र कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली से एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचकर मनमानी कर रही है और पश्चिम बंगाल की पुलिस को सूचना भी नहीं दे रही, और एक ऐसी परिस्थिति उन्होंने पैदा कर दी है कि महिलाएं तक अगर अकेले घर में है तो उनकी गिरफ्तारी की दिशा में वो बढ़ जाती है। तो महिलाएं क्या करें? यानी एनआईए पर हुआ हमला और इससे पहले ईडी पर भी जो हमला हुआ था वो राजनीतिक तौर पर इस देश के लोग जाने समझे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये बाखूबी चाहती है, लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछेगा इस दौर में, चुनाव आयोग कहां है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में निर्वाचित सत्ता है, उसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। दिल्ली में भी निर्वाचित सत्ता है, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और वो अपने तौर पर कह रही है कि जांच एजेंसी अगर काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो अगला सवाल यह भी है कि चुनाव के वक्त चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए? यह सवाल पश्चिम बंगाल से कहीं ज्यादा तीखे तरीके से अब दिल्ली में उठने लगा है, और दिल्ली के भीतर अब यह बड़ा सवाल हो चला है, क्या जेल को ही चुनाव प्रचार का हिस्सा ना बना दिया जाए? और इसीलिए चुनाव आयोग की भूमिका जो भी हो, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब जेल की शिक्षों का जिक्र करते हुए राजनीतिक तौर पर मैदान में कूदने को तैयार है। बकायदा उसने पोस्टर जारी किया। यहां पे 2-3 सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। बड़ा सवाल तो सबसे स्थिति यही है कि अगर जेल में केजरीवाल है और राजनीतिक तौर पर इसका लाभ अगर आम आदमी पार्टी को चुनाव में मिल जाता है तो फिर सत्ताधारी दल यानी बीजेपी आने वाले वक्त में चुनाव के वक्त किसी भी नेता को जेल में डालने से हिचकेगी। लेकिन दूसरा सवाल एक और है, अगर आम आदमी पार्टी को जेल का प्रचार करते हुए भी अगर राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है तो जिन बातों का जिक्र ममता बनर्जी कर रही है, ये कहकर कर रही है कि 4 जून के बाद हर किसी को जेल में डाला जा सकता है, तो क्या वाकई जेल में डालने के बाद भी अगर वोटर राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को लाभ नहीं देगा, जो कि दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री, 10 बरस के भीतर राष्ट्रीय पार्टी बना देने वाला नेता, उसको जेल में डाला गया है, तो अगर राजनीतिक लाभ आम आदमी पार्टी को नहीं मिलता है तो क्या यह मतलब निकाला जाए कि जो ममता कह रही है वो सही होगा? 4 जून के बाद इस देश के भीतर में जहां जहां विधानसभा चुनाव है, और जाहिर है विधानसभा चुनाव इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में है, हरियाणा के भीतर है, झारखंड के भीतर है, बरस बीतते बीतते फरवरी में दिल्ली के भीतर है, बरस खत्म होते होते 2025 के अंत में बिहार के भीतर है, तो क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जेल का लाभ या घाटा भी, यह भी एक ऐसी टेस्ट होने वाला है इस चुनाव को लेकर? यह हो सकता है। लेकिन जरा देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जेल को ही आधार बना दिया अपने चुनावी प्रचार का, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त जॉर्ज फर्नांडिस जब मुजफ्फरपुर की जेल में इमरजेंसी के दौर में कैद थे, उस समय एक पोस्टर निकाला गया था जॉर्ज फर्नांडिस का कि जेल का ताला टूटेगा,
और जॉर्ज फर्नांडिस छूटेगा। और यह प्रचार घर घर जब मुजफ्फरपुर में चला तो इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस हार गई, जॉर्ज फर्नांडिस जीत गए। तो क्या ऐसी राजनीतिक स्थिति मौजूदा वक्त में दोबारा जीवित हो रही है या उसका टेस्ट हो रहा है? और राजनीतिक तौर पर जिसकी बड़ी साख होगी वही बचेगा या फिर जिसकी जांच एजेंसियों से लेकर इस देश के संवैधानिक संस्थानों पर जिसका कब्जा होगा वही जीतेगा? इस सवाल का परीक्षण भी इसी चुनाव में होना है। केजरीवाल जी को किस तरह से तानाशाही के कारण झूठे मुकदमे लगाकर जेल में रखा गया है, इसको याद करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। ये अभियान घर घर तक पहुंचाएगा हमारा कार्यकर्ता। अरविंद केजरीवाल जी की बेबुनियाद गिरफ्तारी के पहले भी आम आदमी पार्टी के नेताओं मंत्रियों की बेसिर पर ही गिरफ्तारियां हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जेल में बंद करके लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, पक्ष की आवाज को दबाकर चुनाव जीतना चाहती है। सुरेंद्र साहब को गिरफ्तार करना, कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करना, सीएम साहब को अरेस्ट करना, वो जेल में बंद करके चुनाव जीतना चाहती है। हम भी कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि तुम कर लो, हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे जो जुल्म सितम है उसकी इंतहा क्या है। तो अपने तरीके का बिल्कुल अलग चुनाव 2024 का चुनाव ये हो चला है, जिसमें जेल मायने रखती है, जिसके भीतर इस देश की जांच एजेंसियां मायने रखती हैं और जिसके भीतर इस देश के भीतर में चुनाव आयोग की भूमिका मायने रखती है। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश में यही मुद्दे हैं? और ध्यान दीजिए, तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष राजनीतिक तौर पर इन्हीं मुद्दों के आश्रय समूचा चुनाव लड़ा जा रहा है और धज्जियां उड़ रही है चुनाव आयोग यानी आचार संहिता की। तो जब वो मायने रखेगा नहीं तो जिस भी आश्रय जिसे जीत मिल सकती है वह उस रास्ते चल पड़ेगा। और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के पास तो बहुत सारे हथियार होते हैं जो राजनीतिक तौर पर प्रभावित कर देते हैं वोटरों को भी। वो धर्म के आश्रय चलेगा तो हो सकता है आस्था के सवाल के आश्रय चल पड़े, क्योंकि बीते दिनों प्रधानमंत्री ये कहने से चूके नहीं कि देखिए अब रामनवमी आ रही है। यह भी कहने से नहीं चूके कि जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो गए कांग्रेस ने उन्हें 6 बरस के लिए बाहर कर दिया। तो आस्था, सांस्कृतिक जड़ों का सवाल, धर्म का सवाल, हिंदुत्व का सवाल, अयोध्या राम मंदिर का सवाल, यह खुलकर इस दौर में राजनीतिक तौर पर भाषण दिया जा रहा है। और इन परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इतना ज्यादा तीखा हो गया है कि एक सवाल यह भी है कि यह चुनाव सत्ता में बने रहने को लेकर है या सत्ता कहीं चली ना जाए इसको लेकर एक घबराहट है। और दूसरी तरफ की परिस्थिति बहुत साफ है कि किसी भी हालत में 2024 का चुनाव अगर नहीं जीते तो आने वाले वक्त की परिस्थिति उनके बिल्कुल प्रतिकूल हो जाएगी। और खास तौर से छत्रपों के सामने तो यह मुश्किल कहीं बड़ी होगी कि उनकी राजनीति आने वाले वक्त में बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन होते होते प्रधानमंत्री आज बहुत साफ तौर पर कह गए कि दरअसल यह चुनाव स्थिरता और अस्थिरता का है। स्थिरता का मतलब होता है कि पूर्ण ताकत, संपूर्ण ताकत अपने पास रहे, जहां पर संसद के भीतर कानून बनाने में हिचक ना हो, यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले, वो चुनाव आयुक्त के फैसले का सवाल हो, इस देश के भीतर में चुनी हुई सरकार यानी दिल्ली सरकार को दिए गए अधिकारों का सवाल हो, इस देश के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल हो, इस देश के भीतर में अडानी कांड जो हुआ उसको लेकर सवाल हो। इन तमाम सवालों के सिलसिले में ध्यान दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट जिन बातों का जिक्र कर रहा था उन बातों से उलट संसद के भीतर विधेयक भी लाया गया, चर्चा भी की गई, विपक्ष ने भाषण दिया, खासतौर से राहुल गांधी ने, तो उस भाषण के उस हिस्से को निकाल भी दिया गया जिसमें अडानी कांड का जिक्र हो रहा था बार बार। ये तमाम परिस्थिति बताती है कि दरअसल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होती है वो आपको कितना ताकतवर बना देती है। और इस दौर में यही सवाल डेमोक्रेसी से विपक्ष जोड़कर कह रहा है कि ऐसी ताकत जिस सत्ता के पास होगी तो ऐसे में लोकतंत्र तो दूर, इस दौर में संविधान द्वारा लागू कानून भी मायने नहीं रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा, जी नहीं, यह चुनाव तो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का है और हम स्टेबिलिटी देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और भाजपा एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए
कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। जाहिर है इन तमाम सवालों के साए तले एक ही सवाल हर जहन में है, हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने है, हर नेता के सामने है कि अगर चुनाव से पहले चुनाव आयोग की भूमिका कटघरे में खड़े करने की स्थिति इस देश के भीतर पैदा हो चली है और चुनाव आयोग ने चुप्पी थाम ली है, तो ऐसे में चुनाव के दिन क्या होगा? चुनाव प्रचार जब 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर सत्ताधारी पार्टी को इतनी ढील चुनाव आयोग ने दी हुई है कि आचार संहिता मायने न रखे, नियम कायदे उसके लिए मायने न रखें, और दूसरी तरफ वो बार बार चिताएगा विपक्ष को, राजनीतिक तौर पर वो जो भी इस दौर में कहेगा वो कानून की तरह पालन करना ही पड़ेगा। इसीलिए 1 दर्जन राज्यों में कलेक्टर, एसपी, डीएम बदले गए, कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। तो क्या वो सब कुछ निष्पक्षता के साथ था, पारदर्शी के साथ था, या फिर सत्ता जो मौजूदा वक्त में दिल्ली में है उसी के मातहत इन बातों को निर्देश दिया गया कि पश्चिम बंगाल के भीतर जो पुलिस के जो प्रमुख हैं उनको आप बदल डालिए। इसी रूप में कहा गया कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो मुंबई की है, बीएमसी है, वहां के अधिकारी को बदल डालिए। इसीलिए कहा गया कि उड़ीसा में आपको कौन सा फेरबदल करना है कर डालिए। इसीलिए कहा गया आंध्र प्रदेश के भीतर आपको कौन सा फेरबदल करना है वह भी कर डालिए। इसीलिए झारखंड के भीतर तबादले हुए। इसीलिए इस दौर में हर उस राज्य के भीतर तबादले हुए और अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने और बताने की कोशिश तो नहीं हुई जिसमें खुले तौर पर चुनाव के वक्त सब कुछ सत्तानुकूल हो जाए। क्योंकि इस दौर में चुनाव को अगर परखिए तो यह चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है। राजनीतिक तौर पर इसकी महत्ता 2024 में लोकतंत्र के सहारे जोड़ी जरूर जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस दौर में चुनाव इतना महत्वपूर्ण अगर बन चुका है और ऐसे में देश के तमाम संस्थान जो संवैधानिक और स्वायत्त संस्था हैं, अगर उनकी भूमिका कटघरे में है और उस भूमिका को लेकर चुनाव आयोग खुद को भी उसी कटघरे में खड़ा करके अपने आप को पारदर्शी बनाने और बताने से हिचक नहीं रहा है और बहुत साफ कह रहा है कि सबके लिए एक लेवल का फील्ड है, प्लेइंग लेवल फील्ड सबको दिया गया है, तो फिर राजनीतिक तौर पर इसके बाद बचेगा क्या जब चुनाव के दिन और वोटिंग का दौर जो 7 चरणों में होना है वह शुरू हो जाएगा तब? क्या यह अंदेशा अभी से इसीलिए हर किसी को नजर आने लगा है कि इसके बाद जो खास तौर से राष्ट्रीय मौजूदगी हर राज्य के भीतर चुनाव कराने को लेकर होगी वो सुरक्षा कर्मियों के जरिए हो या अधिकारियों के जरिए हो, सवाल क्या वहां भी उठेंगे? इन तमाम परिस्थिति के भीतर एक चीज और जान लीजिए, 2019 के चुनाव में इस देश में तकरीबन 40 सीटें जो बीजेपी ने जीती थी वह 50,000 वोट से कम पे जीती थी। यानी 50,000 से कम का वोट आकलन कहता है कि यह बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्लोटिंग वोट होते हैं, उसमें इधर से उधर जीत हो सकती है, खास तौर से लोकसभा के चुनाव में। और अगर 40 सीट आप कम करते हैं तो एक झटके में 263 का आंकड़ा बीजेपी का 2019 के मद्देनजर आ जाता है। सवाल उसके आगे का है, इस दौर में अगर चुनाव भी मैनेज हो रहा है, जो आरोप विपक्ष गाहे बगाहे अलग अलग तरीके की शिकायतों के आसरे लगा रहा है, अगर इस दौर में जेल चुनावी मुद्दे के प्रतीक के तौर पर है, अगर इस दौर में इस देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसियां चुनावी मुद्दा बन चुकी है, अगर इस दौर में चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव प्रचार का मुद्दा विपक्ष के लिए बन चुकी है, तो फिर उसके बाद बचा क्या, यह सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।